और ये बड़ी खबर ये है कि एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जहां 16 जिलों की 32 सीटों पर एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन की पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और आपको बता दें कि इस सीटों को लेकर जो ऐलान किया गया, कटिहार की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, साथ ही किशनगंज और दरभंगा से 4-4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। पूर्णिया की 3 सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। अररिया और गया की 2-2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से यानी एआईएमआईएम की तरफ से। और वहीं बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए राजद के साथ गठबंधन का प्रस्ताव भेजा गया था। एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। और मैं इस गठबंधन का सिर ही मैं समझता हूं कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। देखिए, बिहार में सत्ता कायम रखने के इरादे से एनडीए ने अपनी रणनीति तो बनाई है, लेकिन उससे पहले सहयोगी दलों के बीच सीटों पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती है। क्योंकि चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तक सब अपने दलों के लिए बीजेपी जेडीयू के साथ अधिक से अधिक सीटों की खींचतान में लगे हैं। सीटों को लेकर पटना में जो पेच फंस रहा है, उसे सुलझाने के लिए सब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात के बाद हम के प्रवक्ता ने कहा, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, बातचीत चल रही है। विकल्प हमारे पास खुले हैं, सभी विकल्प खुले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है और न किसी का कोई दुश्मन होता है। उधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ सीटों पर सहमति की खबरों का खंडन किया। वो भी आगे की चर्चा के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। चिराग पासवान के एलजेपी की भी बात अभी तय नहीं हुई है। चिराग कम से कम 35 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन लगता है कि बात 25-26 से आगे नहीं पहुंच पाएगी। सहयोगियों की मांगों और अपनी सीटों को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर भी बीजेपी के अहम नेताओं की बैठक हुई। और बिहार में महागठबंधन के लिए भी सीटों पर फंसी गांठों को सुलझाना बड़ी चुनौती लग रहा है। कांग्रेस, सीपीआई-एमएल के साथ ही सीटों को लेकर लंबी खींचतान चल रही है और जो आखिरी दौर में है। देखिए, महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा रखने वाली ओवैसी की पार्टी के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपको सुनवाया भी थोड़ी देर पहले, खुद ओवैसी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी को लिखे, मुझे नहीं लिखे, तो बोले उनको भी लिख दो। उसमें लिख के हमने कहा कि 6 सीट दे दो हमको, आप 5 तो जीते थे पिछले मरतबा। तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करे तो फिर चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे। तो ये साफ हो गया कि बिहार के सीमांचल इलाके पर खासा दबदबा रखने का दावा करने वाली एआईएमआईएम की बात आरजेडी से नहीं बनी। लिहाजा ओवैसी की पार्टी अकेले जा सकती है, जो महागठबंधन के लिए मुश्किल ही बनेगा। इस बीच आरजेडी के महागठबंधन में तमाम मतभेदों के बीच कई बातों पर सहमति बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के साथ 3 डिप्टी सीएम का ऐलान भी हो सकता है। अगले 1 से 2 दिनों में आधिकारिक ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि करीब 95% सीटों पर बात बन गई है। संख्या से ज्यादा सीटों की अदला बदली पर पेच फंस रहा है। आखिरी सहमति बनाने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव कल दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद जो तय होगा, उसका आधिकारिक ऐलान बिहार चुनाव का आगे का रास्ता तय करेगा। देखिए, वैसे सियासी पिच पर वहां पर तो बल्लेबाजी खूब चल रही है, चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, किसी भी पार्टी के और बड़े नेताओं की। लेकिन यहाँ पर और भी किसी पिच पर बल्लेबाजी की खबर आ रही है। तेजस्वी यादव आज पिच पर उतर गए और वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते कैसे वो अब पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले छात्रों से संवाद, फिर सियासी पिच से निकलकर क्रिकेट की पिच पर पहुंचे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने नेट्स में कई शानदार शॉट्स लगाए। उनका क्रिकेट खेलने का अंदाज किसी पेशेवर खिलाड़ी से कम नहीं था। चाहे वो कवर ड्राइव हो या फिर जोरदार पुल शॉट, तेजस्वी का बल्ला आज खूब बोला। तेजस्वी को देखने के लिए बहुत से लोग मैदान पर आए। उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए मोइन उल हक स्टेडियम में भीड़ उमड़ पड़ी।
चुनाव की टेंशन से थोड़ी देर के लिए दूर होकर उन्होंने युवा खिलाड़ियों से भी अपने पुराने प्यार क्रिकेट को लेकर बातचीत की। सियासी मुकाबले से पहले क्रिकेट के इस मुकाबले ने बता दिया कि तेजस्वी हर मैदान की तैयारी में जुटे हैं। बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अब देखना होगा कि तेजस्वी के धमाकेदार शॉट्स सियासी पिच पर कितने रन बटोरते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव आ गया है, नेताओं को अपने क्षेत्र में जाना है, लेकिन आरजेडी विधायक फतेह बहादुर को अपने क्षेत्र में जाना भारी पड़ गया। देखिए, गांव वालों ने कोई काम ना करने का आरोप लगाते हुए उनका जमकर विरोध किया, जिसके बाद नेताजी मौके से नदारद। खबर। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर जैसे ही चुनावी जनसंपर्क के लिए रोहतास पहुंचे, बवाल शुरू हो गया। ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया। इसी बीच विरोध बढ़ता देख गांव वालों और नेताजी के समर्थकों में धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। गुस्साए ग्रामीणों से बचने के लिए विधायक भागने लगे। गांव वाले भी भागे, लेकिन भागते समय गाड़ी का धक्का लगने से एक ग्रामीण घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में विधायक ने उनके गांव के लिए कोई भी काम नहीं किया, इसी कारण उनका विरोध किया गया। गांव वालों ने ये भी याद दिलाया कि विधायक ने देवी देवताओं पर भी कई बार विवादित टिप्पणियां की हैं, जिससे उनका विरोध और बढ़ गया। चुनावी माहौल में इस घटना की चर्चा ने अब जोर पकड़ लिया है। बात ये बिहार की हो गई, अब उत्तर प्रदेश में आपको लिए आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट बहाल हो चुका है। इस अकाउंट को पहले कथित तौर पर सस्पेंड कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता अकाउंट के सस्पेंशन के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और इसे विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए अघोषित इमरजेंसी बता रहे थे। लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इस अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, इसलिए फेसबुक ने अपनी नीति के तहत इसे ब्लॉक किया। लेकिन अब ये फेसबुक अकाउंट खुल चुका है, यानी बहाल हो गया है। इस अकाउंट पर 80 लाख फॉलोअर्स हैं या अखिलेश यादव का। तो फेसबुक की अपनी एक लंबी चौड़ी नीति भी है। अगर कोई अकाउंट उस नीति का उल्लंघन करता है तो उसका अकाउंट अस्थायी या स्थायी तौर पर सस्पेंड किया जा सकता है। अगर निलंबन के खिलाफ अपील नहीं की जाती या अपील निरस्त हो जाती है तो 180 दिन बाद अकाउंट स्थायी तौर पर बंद हो सकता है। और फेसबुक की नीति बड़ी साफ है कि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें करने पर अकाउंट सस्पेंड या फिर बंद किया जा सकता है। जैसे अगर हिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा, नफरती भाषण या लेख डाले जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएगा, या किसी को परेशान किया जाएगा तो अकाउंट पर कार्रवाई एक्शन आराम से हो सकता है। किसी और की पहचान का इस्तेमाल किया जाएगा तो भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। जैसे कई लोग बड़ी हस्तियों की तस्वीरों या फिर उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी का कंटेंट कॉपी या रिसाइकिल भी किया तो भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा एंगेजमेंट या विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए गड़बड़ी की तो फिर अकाउंट सस्पेंड या हटाया जा सकता है। इसी साल के पहले 6 महीनों में फेसबुक ने 1 करोड़ अकाउंट हटा दिए थे। उसी के तहत अखिलेश यादव का भी अकाउंट सस्पेंड, लेकिन फिर से अब बहाल हो गया।